प्यारे बच्चों, नमस्ते। 10वीं की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जिस कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे उसका नाम है कन्यादान। प्रसंग प्रस्तुत कविता हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है। इसके कवि हैं ऋतुराज जी। इस कविता में कवि बेटी के माता पिता द्वारा किए गए कन्यादान रस्म के बारे में लिखते हैं। कन्यादान एक रस्म है। हमारे देश में कन्यादान एक रस्म है जो शादी के समय निभाई जाती है, जिसमें लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है और लड़की के माता पिता इस रस्म को पूरा करते हैं। इस रस्म के बाद विवाह संपन्न माना जाता है। यदि कन्यादान का शाब्दिक अर्थ देखें तो अर्थ है कन्या का दान, जो सुनने में अटपटा सा लगता है। ये रस्में बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, जिनको हम निभाते आ रहे हैं। कन्या का दान यानी जब हम किसी को कुछ भी दान कर दें तो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। यदि हमने कन्या का दान कर दिया तो इसका अर्थ हुआ कि दान करने पर कन्या पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, जो सुनने में व्यवहार में सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, अपमानजनक लगता है कन्या का दान करना। कन्यादान कविता में माँ बेटी को यानी अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देती हैं। कवि ऋतुराज का मानना है कि माँ अपनी बेटी को हटकर सीख दे रही हैं। एक आदर्श बहू बनने के लिए औरत को जो कुछ भी सहना पड़ता है वह सब उसे सीमा को अपने मान अपमान का ध्यान रखते हुए सहना चाहिए। सब कुछ आंखें मूंद कर नहीं सहना है। बेटी की विदाई पर माँ की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस कविता में कवि की नारी के प्रति गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। बेटी माँ के सुख दुख की साथी होती है, वह माँ के बहुत निकट होती है। माँ बेटी में बहुत अधिक प्यार होता है। क्या होता है? बहुत प्यार होता है, एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं। हम अब व्याख्या करेंगे। कितना प्रामाणिक था, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसी वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। प्रामाणिक का अर्थ होता है सत्य, प्रमाण सहित, सबूत सहित। अंतिम पूंजी लास्ट में जो हमारे पास बच जाता है, जो पूंजी हमारे पास बच जाती है वह है। लेकिन इसमें बेटी को अंतिम पूंजी के समान माना गया है। सयानी समझदार अभी वो नहीं थी, भोली सरल थी। आभास होना, महसूस होना, पता चलना, समझ पाना। बांचना, पढ़ना, समझना। पाठिका पढ़ने वाली, यहाँ स्कूल में पढ़ने वाली कन्या से नहीं है। धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा तो यहाँ पाठिका का अर्थ है समझ नहीं पाती है वह। अभी वह जो उसने पढ़ा है, सीखा है, जाना है, वह धुंधला प्रकाश, अधूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान न होना। कुछ तुक
अंदाजा लगाना, लयबद्ध, लय से युक्त, संगीतात्मक ध्वनि में एक लय में बंधी हुई लगातार एक जैसी धुन देने वाली पंक्तियां। और दूसरा अर्थ यहाँ इसका लयबद्ध पंक्तियों का अर्थ है, कन्या के साथ जोड़कर अर्थ बताया जाता है, तो वहाँ लगातार उसके जीवन में सुख ही सुख आए। और धुंधला प्रकाश का उस कन्या से जोड़कर अर्थ निकलता है कि वो उसे अभी पूर्ण ज्ञान नहीं था। पाठिका का अर्थ है कन्या के साथ कि उसे अभी समझ नहीं थी, ज्ञान उसे पूर्ण नहीं था, जो वह जानती थी, जो वह देखती थी। कितना प्रमाणिक था उसका दुख। अब इसकी व्याख्या देखिए। जब माँ ने अपनी बेटी का हाथ लड़के के हाथ में दिया तो यह कन्यादान रस्म संपन्न हुई, तो माँ के हृदय में जो दुख था वह दुख संसार में हर एक स्त्री ने सहन किया है। जो बेटी की माँ है, जिसने अपनी बेटी का कन्यादान किया है, वह माँ इस दुख को समझती है, क्योंकि उसने इसे महसूस किया है, सहन किया है। ये सब संसार में कन्यादान की घटनाएं, माताओं द्वारा बेटी की विदाई का दुख सहन करना, सब इस बात के प्रमाण हैं। इसलिए कवि ने यहाँ कहा कि यह उसका दुख था, वो प्रामाणिक था। प्रमाण कौन था? दुनिया की वे सभी औरतें प्रमाण देती हैं कि यह दुख बहुत अधिक दुख से युक्त होता है, पीड़ा से युक्त होता है, जो विदाई का समय होता है बेटी की। और प्रमाण औरतों के द्वारा सहन किए गए जो दुख हैं वे इस बात के प्रमाण हैं। इसलिए ये सत्य है, ये सही है कि इस दुख के बराबर अन्य कोई दुख नहीं है जो बेटी का कन्यादान करते वक्त माँ को होता है। जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उसे लगता है कि वह उसकी अंतिम पूंजी है। उसे लगता है कि उसकी जो अंतिम पूंजी थी, जो आज उसे देनी पड़ रही है, जिसके बाद वह माँ बेटी के बिना कितनी असहाय हो जाएगी। कवि माँ की पीड़ा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। आगे कवि कहते हैं कि लड़की जिसकी शादी है वह शरीर से सयानी हो सकती है, लेकिन समझ से अभी सयानी नहीं हुई है, क्योंकि दुनिया की समझ उसे अभी नहीं थी। अभी तो वह इतनी भोली भाली थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, क्योंकि मायके में उसने सिर्फ सुख देखा था, इसलिए उसे दुख बांचना नहीं आता था। दुख का उसे ज्ञान नहीं था। बांचना शब्द का यहाँ अर्थ है पढ़ना। बांचना शब्द का अर्थ क्या है? पढ़ना है, समझना है, यानी सुख दुख का अंतर समझ नहीं आता था उसे। धुंधला प्रकाश का अर्थ है अधूरा ज्ञान। प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान, लेकिन धुंधला था ज्ञान था जो, अर्थात उसे पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। जिस प्रकार हमें पूर्ण ज्ञान न होने पर अंदाजा लगाते हैं, तुक लगाते हैं, यानी गैस करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। उसने जो कुछ अपने आसपास घटित देखा, सुना, किसी के साथ घटा वह सुना, ये जो सुनने देखने की बात थी, जो स्पष्ट भी नहीं थी, वह उसे दुख आभास नहीं कराती थी। सिर्फ अंदाजे दे सकती थी, तुक दे सकती थी, क्योंकि लयबद्ध थी पंक्तियां, अभी जो उसने कभी दुख नहीं देखा था, यानी अभी उसने अधूरा ज्ञान ही पढ़ा था, प्राप्त किया था। पाठिका का अर्थ है पढ़ने वाली। तुक यानी वह तुक्के बिठा सकती थी
कि दुख ऐसा होता होगा, दुख वैसा होता होगा। लयबद्ध पंक्ति का अर्थ है सीधा साधा सरल, जिसमें कोई भी मुश्किल न आई हो। यानी उस कन्या के जीवन में अभी तक अपने मायके में माता पिता के साथ रहते हुए कोई दुख की घटना उसने नहीं देखी थी। लयबद्ध पंक्तियां का अर्थ है कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं आया था, उसने सुख ही सुख देखे थे। आगे नेक्स्ट जो पंक्तियां हैं, अगली जो पंक्तियां हैं, उनमें माँ अपनी बेटी को सीख देती है। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखना मत। तो इन पंक्तियों में जो माँ है अपनी बेटी को विदाई के समय समझ देती है, शिक्षा देती है कि पहले जैसा जमाना नहीं रहा है बेटी अब, और तुम्हें ससुराल में किस प्रकार से रहना है, क्या समझना है, क्या करना है, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। इस पद्यांश में माँ ने बेटी को सीख दी, 4 प्रकार की सीख देती है। पहली सीख में माँ कहती है कि बेटी पानी में मत झांकना, अर्थात पानी में परछाई स्थायी नहीं होती। पानी तरल पदार्थ है जो हिलता रहता है। अपने चेहरे को पानी में देखकर रीझना मत, बहुत खुश मत होना अपने चेहरे की सुंदरता पर। जिस प्रकार पानी में परछाई स्थिर नहीं होती, उसी प्रकार ये उम्र और सुंदरता चेहरे की स्थायी नहीं है, नश्वर है, नष्ट होने वाली है। दूसरी शिक्षा माँ क्या देती है कि आग में रोटियां सेकी जाती हैं, यानी भोजन पकाया जाता है जो हमें जीवित रखने के लिए आवश्यक है, जीवन बचाने के लिए आवश्यक है, जीवनी जलाने के लिए नहीं। अर्थात शादी के बाद लड़की के ससुराल में बहू बनने के बाद उसे आग रूपी आदर्शों में बंधना पड़ता है, झुलसना पड़ता है। आदर्श परिवार को संभालने के लिए है। आदर्श जो हैं वो संभालने के लिए हैं, परिवार को अत्याचार सहन करने के लिए नहीं है। अत्याचार सहन करना आदर्श में नहीं आता, यानी अत्याचार रूपी आग का विरोध करना जो ससुराल में आदर्शों के नाम पर थोपे जाते हैं। भोली भाली बनकर नहीं रहना है। यदि तुम्हारे साथ अत्याचार होता है तो तुम्हें उसके विरुद्ध आवाज उठानी है, समझ से काम लेना है। माँ तीसरी शिक्षा क्या देती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कहती कि मेरी प्यारी बेटी, जो शादी में मायके और ससुराल की तरफ से इतने नए नए गहने और कपड़े लड़की को दिए जाते हैं ना, वे सिर्फ नारी के जीवन को बंधन में बांधने के लिए होते हैं, ससुराल के बंधन में बांधने के लिए होते हैं। जिस प्रकार कोई बातें करने में चतुर हमें अपने शब्द जाल से बांध लेता है, मीठा बनकर बांध लेता है और हम उसके भ्रम में बंध जाते हैं, उसी प्रकार ये सब बंधन में बांधकर रखने का लालच है, प्रलोभन है। केवल इसी लोभ में उलझ कर मत रह जाना। ये तो आभूषण और गहने इसलिए दिए जाते हैं ताकि वह गहने और सुंदर सुंदर कपड़ों में उलझ कर रह जाए और ससुराल में आने वाले दुखों के प्रति उसका कोई ध्यान न जाए कि ससुराल में जो जिम्मेवारियां निभानी हैं वो क्या होंगी क्या ना होंगी। वह केवल सुंदर सपने बुनती है, कपड़े और गहने पहनकर अपने आप को सुंदर देखती है, बस वो उसी में उलझ कर रह जाती है। ऐसा तुझे नहीं उलझ कर रहना है, बंद कर नहीं रहना है, अपने आप को संभालना है। माँ चौथी सीख क्या देती है कि माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना।
कहती है कि लड़की होना, लड़की जैसी दिखाई न देना का अर्थ है कि तुम लड़की हो। लड़की के गुणों को मत छोड़ना। जिस प्रकार तुम मायके में सबका कहना मानती हो, स्नेह से रहती हो, एक सीधी साधी लड़की हो, अपने गुणों को बनाए रखना। लेकिन तुम लड़की हो, लड़की ही रहोगी। लेकिन तुम्हारे साथ रहने वाला जो परिवार है वह बदल गया है। संभल के, समझ के चलना है। अब तुम्हें समझ के व्यवहार करना होगा। माँ के पास रहते हुए सभी गलतियां माफ हो जाती हैं बेटी। ससुराल में ऐसा नहीं होता। तुमसे यदि कोई गलती हो जाती है तो उसके ऊपर 10 बार सोचा जाएगा। इसलिए भोली भाली सी मत दिखना। गलत कुछ होता है तुम्हारे साथ तो जवाब देना भी जरूरी है, लेकिन गलत व्यवहार या अत्याचार को सहना मत। अर्थात मायके में जो संस्कार तुम्हें मिले हैं, जो सद्भावनाएं और कर्म भाव तुम्हारे अंदर हैं, उन्हें ससुराल में भी मायके की तरह ही निभाना है। लेकिन गलत व्यवहार होने पर आत्म सम्मान को ध्यान में रखते हुए विरोध भी करना है। वहां अपने पांव जमाने के लिए, ससुराल में अपना आदर सत्कार रखने के लिए अत्याचार को नहीं सहना है, लेकिन व्यवहार का ध्यान रखते हुए विरोध करना है। काव्य सौंदर्य, इस कविता की भाषा है वो सरल व स्पष्ट है। कवि ने इस कविता में वात्सल्य रस, वीर रस का प्रयोग किया है। माँ जब बेटी को सीख देती है तो वीरता भी झलकती है। माधुर्य व ओज गुण का प्रयोग हुआ है, निर्वाह हुआ है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग है। लाक्षणिकता व प्रभामयता विद्यमान है। मुहावरों का भरपूर प्रयोग किया है कवि ने। दृश्य व श्रव्य बिंब है। लक्षणा व व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है। उपमा, अनुप्रास और मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग है।